हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। आज 26 नंबर लेक्चर है एंड हम लोग वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए आपने जीएसटी का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी रेट लगा के आप लोग टैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि आप लोगों को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जीएसटी वैल्यू करने के बाद जो टैक्स लगाएंगे उसके लिए आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इनवॉइस पे तो आप लिखेंगे ना वैल्यू कितना है, टैक्स कितना है, तब आप कलेक्ट करेंगे। एंड फिर आगे जाके टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए भी आपको इनवॉइस का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई यू हैव टू नो अबाउट टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो हमें बताएगा टैक्स इनवॉइसेस के बारे में। इनवॉइस क्या क्या होते हैं, ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड टॉपिक है फिलहाल इंटरनेट पे। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम ये चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली 4 सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 31 से लेके 34 तक पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पहले। सेक्शन 7 में हम लोगों ने सप्लाई कंप्लीट किया। ठीक है, सेक्शन 8 में हम लोग कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई देखा था। ठीक है, 9 में चार्जेस ऑफ सप्लाई, चार्जेस ऑफ जीएसटी देखा था। ठीक है, 10 में कॉम्पोजिशन स्कीम वाला चीज़, कंसेशनल रेट वाला चीज़ देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 15 में वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई एंड हम लोगों ने 22 से लेके 30 तक पढ़ा था रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 34 तक, जो कि हमको टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है। बिल ऑफ सप्लाई सेक्शन 68 है, बट हम रूल्स के साथ यही चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 31 इटसेल्फ कंटेन्स 7 सब सेक्शंस। ठीक है, सेक्शन 31 में ही 7 सब सेक्शन है, बाकी 32, 33, 34 ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट 31 डेफिनेटली टाइम लेगा। ठीक है, 31 में हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, व्हाट इज द टाइम टू इशू टैक्स इनवॉइस। ठीक है, टाइम टू इशू टैक्स इनवॉइस। ठीक है, एक टैक्स इनवॉइस का इशू होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक सप्लाई 2 साल पहले किया था, मैंने एक सप्लाई 1 साल पहले किया था, कुछ गुड्स का या फिर कुछ सर्विसेज का मैंने 1 साल पहले किया था, तो क्या उसके लिए मैं टैक्स इनवॉइस आज इशू कर सकती हूँ। ठीक है, व्हाट शुड बी द लास्ट डेट विद इन विच आई कैन इशू अ टैक्स इनवॉइस। ठीक है, और लास्ट डेट क्या होना चाहिए, मैं कितने दिन के अंदर इशू कर सकती हूँ, कितने दिन के बाद मैं वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकती, वो सब चीज़ गुड्स का, सर्विसेज का वो जो लिमिट है वो हम सेक्शन 31 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, टैक्स इनवॉइस में डिफरेंस क्या है, कौन इशू करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम 31 में पढ़ेंगे। ठीक है, 32 में क्या दिया है फ्रेंड्स, 32 में दिया है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो लोग टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, मतलब जो लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर शॉर्टली बताओ तो हम लोग सेक्शन 10 में क्या पढ़े थे, हम लोग कंपोजिशन स्कीम पढ़े थे। कंपोजिशन स्कीम वाला में तब मैंने आपको बताया था कि वो लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, जो लोग कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होंगे वो लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। वो लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से एंड वो लोग आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, 1% 2% टैक्स देंगे, दैट्स इट। तो वो लोग को प्रोहिबिशन है कि वो लोग टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, वो लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम सेक्शन 32 में। ठीक है, फिर आएगा सेक्शन 33 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट सेपरेटली। क्या बोला है, जब आप कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, ठीक है, जब आप कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करोगे तो आपका जो भी जीएसटी है, ठीक है, वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, कंपेंसेशन दैट मस्ट बी सोन इन द इनवॉइस सेपरेटली। ठीक है, इनवॉइस में आपको सेपरेटली उसको शो करना पड़ेगा, ये सेक्शन 33 बोलते हैं। एंड 34 जो है वो बोलता है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। ठीक है, जो 34 है वो बोलता है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। ठीक है, कौन डेबिट नोट इशू करेगा, कौन क्रेडिट नोट इशू करेगा, ये सब चीज़ सेक्शन 34 बोलते हैं। पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, ये सब चीज़ हम 34 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ इनवॉइस क्या होता है। ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, आपका रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, आपका रिफंड वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग सेक्शन 68 पढ़ेंगे, जो कि हमें ई वे बिल के बारे में बताता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इतना चीज़ पढ़ेंगे 31 से लेकर 34 तक, प्लस सेक्शन 68 पढ़ेंगे विथ रूल 47। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है सेक्शन 31 में, इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी
इशुएंस ऑफ इनवॉइस इज प्री रिक्विजाइट फॉर एवरी टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, एवरी टैक्सेबल पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सबको इशू करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो टैक्स लाइबिलिटी एराइज होगा क्या फ्रेंड्स? अगर आप टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करोगे तो लाइबिलिटी एराइज नहीं होगा। जब आपका टैक्स का लाइबिलिटी एराइज नहीं होगा तब आप जो परचेज किए हो उस पर जो टैक्स दिए हो उसका आईटीसी कैसे लोगे? ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस का जो मेन थिंग है हम क्यों करते हैं वो इसीलिए ताकि हम टैक्स चार्ज कर सके एंड जो टैक्स हमने पे किया है उसका हम क्रेडिट ले सके। ठीक है, इसीलिए टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है, दैट्स इट। ठीक है, फिर क्या बोला? दिस सेक्शन सेज अबाउट व्हेन टू इशू इनवॉइस। मेरे को कब इनवॉइस इशू करना है, व्हाट शुड बी द लास्ट डेट आफ्टर विच आई कांट इशू एनी टैक्स इनवॉइसेस। ठीक है, फिर क्या बोला? आरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन कांट अवेल आईटीसी अनलेस ही इज इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट क्या है वो हम पढ़ेंगे। पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि डेबिट नोट जो डेटर को हम डेबिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जब तक उसके पास टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे उसको ज़रूरत होगा। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस ही नहीं होगा तो फिर आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, आइदर टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट आपके पास होगा तभी आप आईटीसी ले पाओगे। ठीक है, फिर क्या बोला? देखो, वह एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर सप्लायर सप्लाई करे तो सप्लायर ही टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। अगर आप सप्लायर हो, ओके, एंड यू आर परचेजिंग फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर एंड यू आर ए रजिस्टर्ड पर्सन, देन यू हैव टू इशू पेमेंट वाउचर। आप जो पेमेंट करोगे उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा प्लस टैक्स इनवॉइसेस भी देने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब इंट्रोडक्शन बोलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो सेक्शन 31 में ना 7 सब सेक्शंस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 31(1) जो है फ्रेंड्स अच्छे से याद रखिए, 31(1) जो है वो हमें गुड्स के बारे में बताता है। ठीक है, कि व्हाट इज शुड बी द टाइम लिमिट टू इशू टैक्स इनवॉइस रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, 31(2) जो है वो सर्विस के बारे में बताता है। ठीक है, 3 जो है वो टैक्स इनवॉइसेस में क्या क्या होना चाहिए वो सब चीज़ बताता है। ठीक है, 4 जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए बताता है। ठीक है, 5 जो है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए बताता है। ठीक है, जो 7 है, जो 6 है वो कुछ सर्विसेज है, स्पेसिफाइड सर्विसेज के बारे में बताता है, स्पेशल केसेस जो होता है। एंड जो 7 है वो बताता है आपको जब आप गुड्स को भेजोगे सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में, उसके बारे में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग सारे गुड्स के सेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग सारे सर्विसेज के सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुड्स के रिलेटेड क्या क्या है? 31(1) हुआ, 31(4) हुआ एंड 31(7) हुआ। ठीक है, पहले ये 3 सेक्शंस पढ़ेंगे फिर हम लोग सर्विस में जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, जब आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तब आपको ये 31(1) बताता है। ठीक है, 31(1) का 2 क्लॉज है, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। ठीक है, क्लॉज ए बताता है कि आपका गुड्स अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो क्या होगा, एंड 31(1) बी बताता है कि अगर आपके गुड्स में मूवमेंट नहीं है तब आपका टैक्स इनवॉइस इशू का डेट क्या होगा। ठीक है, देखिए बताता है क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। ठीक है, क्लॉज ए देखिए, क्लॉज ए क्या बोलता है? इनवॉइस shall be issued before or at the time of removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods। ठीक है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है। देखो, मैंने कोई चीज़, मैं उड़ीसा में हूँ, मैंने कोई चीज़ कोलकाता से मंगवाया, दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, मैंने आपको ऑर्डर दे दिया कुछ, आपका शॉप है, आपने मुझे मेरे घर पे भेज दिया, दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है, दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सिंपल है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं होना क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, आपने कोई चीज़ मेरे से लीज में लिया था, ओके, आपने यूज़ किया 6 मंथ्स 7 मंथ्स 8 मंथ्स, तब मूवमेंट था जब मेरे से आपके पास गया। ठीक है, बट दैट वाज नॉट ए सप्लाई एट दैट टाइम। 6 मंथ के बाद क्या हुआ? आपने बोला कि मैम मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, मुझे ये मशीनरी, सपोज आपने लीज में लिया था, आपने बोला मैम मुझे ये मशीनरी अच्छा लग रहा है, आप कितना पेमेंट लेंगे बता दीजिए एंड ये मशीनरी मैं परचेज कर लेता हूँ आपसे। ओके, तो आपने जब परचेज किया तो मशीनरी ऑलरेडी आप ही के पास था। ठीक है,
एंड आपने बस पैसा दे के मशीनरी खुद से रख लिया, तो वहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हुआ क्या? गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, वो जहाँ था वहीं है। फाइन, उसको बोलते हैं गुड्स सप्लाई डजंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ इन्वॉल्व होता है, कहाँ इन्वॉल्व नहीं होता, ये समझ में आया। अब देखिए प्रोविजन क्या है, देखो प्रोविजन क्या बोला, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट फॉर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। उस केस पे इन्वॉइस कब इशू होगा, इन्वॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। ठीक है, आपने जब रिमूव किया उससे पहले या फिर उतना टाइम तक। ठीक है, मेरे शॉप से उड़ीसा से मैंने कोई गुड्स कोलकाता भेजा। ठीक है, तो जब उड़ीसा से मेरे शॉप से गुड्स निकला उस टाइम पे और उससे पहले, बिफोर टाइम, बिफोर द टाइम और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। उसके बाद नहीं, मेरे शॉप से गुड्स निकल गया उसके बाद मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकती एज पर सेक्शन 31(1) क्लॉज ए। ठीक है, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, दैट इज द लास्ट टाइम। ठीक है, वो है आपका बेंचमार्क, वहाँ से उसके बाद आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द लास्ट टाइम। सेकेंड क्लॉज क्या बोला, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है तब कब इशू होगा, इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केसेस। ठीक है, क्या बोला, जब हम डिलीवरी करेंगे और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर। ठीक है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सपोज आप मेरे शॉप पे आए, मेरा मोबाइल का शॉप है, आपने आया मोबाइल खरीदा गया, मूवमेंट इन्वॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ, आप मेरे शॉप पे आए, मेरे शॉप से उठा के लेके गए, उस समय क्या होगा फ्रेंड्स, जब मैंने आपको गुड्स की डिलीवरी दी उस टाइम पे मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, मतलब मैंने आपको बेचा, इमीडिएट मेरे को टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, आइदर उससे पहले या फिर एट दैट टाइम। ठीक है, और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केसेस। मेकिंग अवेलेबल क्या होता है, सपोज मेरे को कोई मशीनरी आपके घर पे इंस्टॉलेशन करवाना है। ठीक है, कुछ पार्ट्स जाएगा एंड आपके घर पे वो जॉइंट होके फिर गुड्स बनेगा। ठीक है, तो उस केस पे जब मेरी फैक्ट्री से 8-10 पार्ट निकला, वो गुड्स था क्या, वो नहीं था। आपके घर पे जाने के बाद उसको मैंने जॉइंट किया, फिर मैंने इंस्टॉल किया। ठीक है, तब गुड्स बना, तो वहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व हुआ क्या, वहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ। सो तब इन्वॉइस कब इशू करेंगे, व्हेन द गुड्स मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट। गुड्स आपको कब अवेलेबल हुआ, टू यूज़, रेडी टू यूज़ कब हुआ, जब आपके पास इंस्टॉलेशन हुआ, तो उस टाइम पे या फिर उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़, एग्जाम्पल देखो। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला, रितु मैन्युफैक्चरर्स दिल्ली सप्लाइज गुड्स टू परखर इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा। दिल्ली से गुड्स कहाँ जा रहा है, हरियाणा जा रहा है। मूवमेंट इन्वॉल्व है, यस मूवमेंट इन्वॉल्व है। द गुड्स वेर रिमूव फ्रॉम इट्स फैक्ट्री इन दिल्ली ऑन 23 सितंबर। दिल्ली से रिमूव कब हुआ, 23 सितंबर। हमारा प्रोविजन क्या था, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो आपका इन्वॉइस का टाइम क्या होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। तो मेरे को 23 से पहले या फिर 23 को मेरे को टैक्स इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं कर सकते। सो रितु मैन्युफैक्चरर्स नीड्स टू इशू अ टैक्स इन्वॉइस ऑन और बिफोर 23 सितंबर। उसको 23 सितंबर या फिर उससे पहले उसको टैक्स इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अभी देखो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, जो कि 31(4) बताता है। उससे पहले आप लोग देखो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन, तब हम जाएंगे कि उसमें टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले दो डेफिनेशन बता दे रही हूँ, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का। ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, देखिए, ए सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस। ठीक है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई गुड्स, ठीक है, उसको सप्लाई किया जा रहा है या फिर अग्रीमेंट वाइज सप्लाई करने का रिकरेंट बेसिस पे कंटिन्यूसली दिया जा रहा है। सपोज आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सपोज आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको लगेगा 6 महीना, 8 महीना, 1 साल। आपने मुझे कह दिया कि मेरे पास ब्रिक्स आएंगे, सीमेंट आएंगे, रॉड आएंगे, एस्बेस्टस आएंगे, जो भी चीज़ें लगती है कंस्ट्रक्शन में, वो आप मेरे को कंटिन्यूसली देते रहना, मंथ बाय मंथ देते रहना। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ ए वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर कंडुइट। मतलब क्या होता है, वायर केबल के थ्रू से भी हो सकता है, पाइपलाइन, देखो जो गैस पाइपलाइन से गैस आता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है। इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली आती है वायर के थ्रू, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है। जिसमें ब्रेकेज नहीं है, कंटिन्यूसली चल रहा है, उसको हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे।
द टू कंडीशन कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे होना चाहिए, ठीक है। फॉर विच द सप्लायर इन्वॉइसेस द रिसिपिएंट ऑन ए रेगुलर और पीरियडिक बेसिस। अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हम मंथली पेमेंट करते हैं, ठीक है, सप्लायर क्या करना चाहिए, रिसिपिएंट क्या करना चाहिए, सप्लायर को कंटिन्यूस बेसिस पे पेमेंट करना चाहिए, पीरियडिक बेसिस पे। मैं सप्लायर हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट इशू करूँगी पीरियडिकली एंड आप मुझे पेमेंट भी देंगे पीरियडिकली, ठीक है। इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज द गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एंड इंक्लूड्स वो सारे गुड्स जो कि अगर गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इंक्लूड करेगा तो उसका सप्लाई को भी हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स समझ में आया। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस भी एकदम सेम है, बट एक ही चीज़ चेंज है कि गुड्स के केस में टाइम लिमिट नहीं कि आपको इतने महीने सप्लाई करना है तभी कंटिन्यूस माना जाएगा, ठीक है। आप कभी भी कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, 15 दिन के लिए भी करो तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। कंडीशन की कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एंड आप पीरियडिकली स्टेटमेंट इशू करेंगे। बट सर्विस के केस में एक चीज़ बोल दिया कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तभी मानेंगे जब मिनिमम 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यूस सप्लाई हो, तभी हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है। देखो इसमें बोला सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस, ठीक है। कंटिन्यूसली अगर दिया जा रहा है, ठीक है, रिकरेंट बेसिस में, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी था, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स विथ पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, पीरियडिक पेमेंट भी होना चाहिए, पीरियडिक स्टेटमेंट भी इशू कर रहे हो एंड मिनिमम 3 मंथ्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एज गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज इट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड। क्लियर है फ्रेंड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस समझ में आया। अब देखिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस पे टैक्स इनवॉइस कब इशू करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, कब इशू करेंगे, वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व, द इनवॉइस shall be issued before or at the time each such statement is issued or each such payment is made whichever is earlier, ठीक है। देखो ये क्या बोला, जब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो तो क्या होगा, देखो एक तो मैं सप्लायर हूँ, मैं आपको कंटिन्यूसली गुड्स सप्लाई कर रही हूँ, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये चीज़ क्लियर है। मैं आपको क्या करूँगी, सपोज ये कौन सा मंथ चल रहा है, जून, ठीक है, जून में मैंने आपको पूरा 1 महीना कंटिन्यूसली सप्लाई किया है, चीज़ें गई है। मैं आपको सपोज जुलाई 1 को इन्वॉइस दे दी, मतलब एक स्टेटमेंट इशू कर दी कि सर जी आपको जून महीने में इतने इतने गुड्स इतने इतने चीज़ें गई है, ठीक है, मैंने आपको एक पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू करके दे दिया। आपने फिर मुझे उसको पेमेंट करना है, आइदर आप क्या कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं कि ठीक है सामान तो आ रहा है, हिसाब बाद में हो जाएगा, आप 50,000 रुपया रख लीजिए, आइदर आपने मुझे पेमेंट कर दिया, या फिर आपने मुझे 1 महीना तक कुछ भी पेमेंट नहीं किया, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया तब आपने पेमेंट किया, या फिर आपने बोला कि मैम नेक्स्ट मंथ में पेमेंट हो जाएगा, आपने बाद में पेमेंट किया, केसेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो बोला कि आपको इन्वॉइस कब इशू करना है, टैक्स इन्वॉइस आप तब इशू करेंगे इधर आपने जब पीरियडिक स्टेटमेंट इशू किया, ठीक है, जो कि जुलाई 1 को फॉर द मंथ ऑफ जून, या फिर उसने जब पीरियडिकल पेमेंट दिया, आइदर वो एडवांस में भी दे सकता है, वो क्रेडिट में भी दे सकता है, या फिर जब मैंने इशू किया तब साथों साथ भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज़ पहले है आइदर पेमेंट और आपका स्टेटमेंट इशुएंस, जो चीज़ पहले है वही आपका लास्ट टाइम है, आप उसके अंदर ही टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ बोलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता। मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके खुद से बता दे रही हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या केस है, देखिए ये कौन सा मंथ है, जून, ठीक है। जून में एक्स और वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक्स क्या करेगा, वाई को सप्लाई करेगा कंटिन्यूसली गुड्स, वाई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। जून मंथ में एक्स ने सप्लाई किए, उसने इन्वॉइस दिया जुलाई 2 को, ठीक है, जुलाई 2 को उसने क्या किया, स्टेटमेंट इशू किया, ठीक है। फिर जुलाई का जो सप्लाई है उसके लिए उसने अगस्त 2 को क्या किया, स्टेटमेंट इशू किया, ठीक है। जो पेमेंट करने वाला क्या किया, अभी ना करके जुलाई में उसने कुछ नहीं किया, अगस्त में उसने कुछ नहीं किया, उसने अगस्त 30 को, ठीक है, 30 अगस्त को उसने उसका पेमेंट किया, ठीक है। तो फॉर द मंथ ऑफ जून, जून के लिए मैं कब इशू करूंगी, यहाँ पे पेमेंट आया है क्या, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट नहीं आया है बिल्कुल भी, ओनली स्टेटमेंट इशू हुआ है, तो स्टेटमेंट वाला डेट। अगस्त में पेमेंट आया है बट कब आया है, 30 को आया है, और 2 को मैंने पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू कर दिया है, ठीक है। तो मेरा टैक्स इनवॉइस का लास्ट डेट क्या होगा, अगस्त 2,
क्लियर है ये चीज़? इजी है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। आपने सप्लायर क्या करेगा, पीरियडिकल स्टेटमेंट देगा, ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का कंडीशन ये है कि पीरियडिकल स्टेटमेंट भी आएगा एंड आपको पीरियडिकल पेमेंट भी आएगा, ठीक है। डिपेंड ये करता है कि पहले क्या आ रहा है, आप पहले स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं या फिर आपको पहले पेमेंट आ रहा है। जो भी चीज़ पहले आ रहा है वही आपका लास्ट टाइम हो जाएगा टू इशू टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अगर आप पहले स्टेटमेंट इशू कर दे रहे हैं तो तब तक टैक्स इनवॉइस इशू कर दीजिए, वही लास्ट डेट है। और अगर आपको पेमेंट आ गया स्टेटमेंट इशू करने से पहले, तो जब पेमेंट आया तभी आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर है? ये 31(4) बोलता है, ठीक है। 31(1) में क्या देखा, नॉर्मल केस में सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू होगा, ठीक है। वहाँ पे देखा मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगा तो क्या होगा। फिर 31(4) में देखा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो क्या होगा, ठीक है। अभी देखिए 31(7) बोलता है कि अगर आपने गुड्स अप्रूवल बेसिस में भेजा है, ठीक है, गुड्स सप्लाई ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस, उस केस पे क्या होता है, उस केस पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, देखो एक्चुअली ना सप्लाई कब होता है, तब जब वो कंफर्मेशन करेगा, ठीक है, कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तभी हम सप्लाई मानेंगे, हम सप्लाई में ही पढ़ लिए थे। लेकिन टैक्स इनवॉइस कब इशू करेंगे वो हम अभी देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस सेक्शन 31 सबसेक्शन 7, ठीक है। 31(7) क्या बोल रहा है कि अगर आप रिटर्न बेसिस पे, सेल बेसिस पे भेजे हैं तो फिर क्या होगा, देखिए When the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued, ठीक है। देखो कब होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, जब सप्लाई हुआ या फिर उससे पहले, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन रिमूव हुआ उसके 6 मंथ के अंदर, दैट इज द मैक्सिमम टाइम, व्हिच एवर इज अर्लियर। देखो the goods which are taken for supply on approval basis can be moved from the place of business of the registered supplier to another place within the same state or to a place outside the state on a delivery challan, ठीक है, along with the e-way bill wherever applicable, ठीक है। The invoice may be issued at the time of delivery of goods. For this purpose, the person carrying the goods for such supply can carry the invoice book with him so that he can issue the invoice in accordance with the time stipulated above once the supply is fructified. एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आप जब गुड्स सेल और अप्रूवल बेसिस में भेजते हैं, ठीक है, तो जब आपके गोडाउन से गुड्स निकला तब सप्लाई था क्या, तब उसको सप्लाई नहीं माना जाता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज वो जब अप्रूव होगा, जब सामने वाला रिसिपिएंट हमारा जब कंफर्म कर देगा तब उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है। चार्जिंग इवेंट वो होगा, तो जब वो कंफर्म करेगा तभी हम टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बोलोगे मैम बिना इनवॉइस का हम गुड्स को रिमूव कैसे करेंगे, रास्ते में अगर पुलिस ने चेक लिया तो पुलिस बोलेगा इनवॉइस कहाँ है, विदाउट इनवॉइस आप गुड्स भेज रहे हैं, उस केस पे हमको ना डिलीवरी चालान लगता है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ बोला है कि अगर आप सेम स्टेट पे सप्लाई कर रहे हो या फिर आउटसाइड द स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या लगेगा, डिलीवरी चालान। आप अपने साथ डिलीवरी चालान ड्राइवर लेके चला जाएगा तो फिर क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा, जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपका गुड्स कंफर्म हो गया, तब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इसीलिए वो बोला द पर्सन कैरिंग द गुड्स फॉर सच सप्लाई कैन कैरी द इनवॉइस बुक। वो कैसे करेगा, उसको इनवॉइस बुक साथ में लेके जाना पड़ेगा सो दैट ही कैन इशू द इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद इन द स्टिपुलेटेड एबव, ठीक है। लेकिन जो अप्रूव करेगा ना फ्रेंड्स, जो हमारा रिसिपिएंट है, जो बोल रहा है कि हाँ मैंने गुड्स कंफर्म कर लिया है, अभी सप्लाई हो गया, वो जो अप्रूव करेगा ना उसको मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसको 6 मंथ के अंदर अप्रूव करना है तो करेगा, अदरवाइज फिर सप्लाई कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। इनवॉइस में कब इशू करूँगी, आइदर जब सप्लाई कंफर्म हो उसके घर पे पहुँचने के बाद, या फिर उससे पहले मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, बट कंफर्मेशन नहीं होगा, बाद में डेबिट नोट क्रेडिट नोट का झमेला आएगा, ठीक है। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ये उसको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है 6 मंथ, कि अगर वो चाहे तो 6 मंथ के अंदर अप्रूव कर दे, अदरवाइज फिर ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद वो अप्रूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर वो 6 मंथ के अंदर अप्रूव कर देता है तो हम 6 मंथ तक वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो, आपको उतना दिन के अंदर अगर सप्लाई हो गया है तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आया। 31(1) नॉर्मल था, 31(4) कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स था, एंड 31(7) था कि गुड्स सप्लाई ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे 31(2) एंड 31(6), ठीक है। 3 हम लोग कल पढ़ेंगे। 31(2) एंड 6 जो है वो सर्विसेज के बारे में बोलती है, ठीक है। 31(2) जो है वो नॉर्मल के बारे में बोलती है, एंड जो 6 है वो स्पेशल सर्विसेज के बारे में बोलती है, ठीक है। देखते हैं
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, देखो ये हम पढ़ रहे हैं 31(2), ठीक है। इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने आज सर्विस दे दिया, ठीक है, आज सर्विस कंप्लीट हुआ, तो आइदर आज से पहले, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर आज से 23 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, 30 डेज का। जिस दिन सर्विस कंप्लीट हो गया उसके 30 डेज के अंदर भी आप सर्विस के लिए टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। फिर बोला लेकिन अगर सप्लायर कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, बैंक्स है, ये लोग को 45 डेज का टाइम दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो 30 डेज के अंदर वो इशू कर सकता है, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुआ उसके 30 दिन तक का उसको टाइम दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो टाइम दिया जा रहा है ना, दिस इज द लास्ट टाइम, मतलब इसके बाद नहीं हो सकता, इसके पहले तो आप कभी भी कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा बोला जा रहा है कि बिफोर और एट द टाइम, बिफोर और एट द टाइम, ठीक है। 45 days in case of insurer, banking company, financial institution including a non banking financial company, ठीक है, उनको 45 डेज का टाइम दिया जाता है, ठीक है, 30 डेज एंड 45 डेज। फिर बोला अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरर, टेलीकॉम ऑपरेटर और एनी अदर क्लास ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये लोग अगर अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंक को कर रहे हैं, अपने अपने ब्रांचेस को कर रहे हैं, वो लोग डिस्टिंक्ट पर्सन, मैंने सेक्शन 25 में डेफिनेशन ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है, आइदर सेम नंबर पे रजिस्टर्ड हो या फिर अदर नंबर पे रजिस्टर्ड हो, बट अपने ही ब्रांचेस हो, वो लोग डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। अगर वो लोग अपने आप को खुद को सप्लाई करेंगे, एक दूसरे को करेंगे, तो उस केस पे 45 डेज का लिमिट नहीं है, उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो वो लोग कब इशू करेंगे, देखिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एसबीआई ने अपने ब्रांच को दिया, ठीक है, तो जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस देगा। अब जो हेड ऑफिस जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस सप्लाई को रिकॉर्ड करेगा, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड। सपोज मैंने अभी जून में सप्लाई किया है, ठीक है, तो ये क्वार्टर कौन सा है, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त 31 से पहले या फिर जब मैंने रिकॉर्ड किया, तो अगस्त 31 इज द लास्ट डेट, ठीक है, व्हिच एवर इज अर्लियर, बोले अगस्त 31 इज द लास्ट डेट, ठीक है, उससे पहले अगर मैंने रिकॉर्ड कर दिया तो वो रिकॉर्डिंग डेट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर अगस्त 31, व्हिच एवर इज अर्लियर, मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। उसके बाद में अगस्त 31 के बाद में नहीं कर पाऊंगी। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो क्या बोला, अगर नॉर्मल सर्विसेज है कोई भी पर्सन, तो आप जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुआ उसके 30 दिन तक के अंदर आप मैक्सिमम कर सकते हो टैक्स इनवॉइस इशू, पहले तो कभी भी कर लो। लेकिन अगर सप्लायर बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग 45 डेज के अंदर कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस उनको टाइम दिया जाता है कि वो लोग जिस क्वार्टर में सप्लाई कर रहे हैं उस क्वार्टर के एंड तक का उनको टाइम दिया जाता है, और अगर पहले बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया तो फिर उस दिन उनको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। 32 क्लियर है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए 32 का, देखिए कात्यायनी सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड प्रोवाइड्स सिक्योरिटी सर्विस टू रॉयल ज्वेलर्स फॉर देयर ज्वेलरी एग्जीबिशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5 अक्टूबर, ठीक है, सर्विस दे रहा है। एग्जीबिशन कब ऑर्गेनाइज होगा, 5 अक्टूबर को। कात्यायनी सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड नीड्स टू इश्यू ए टैक्स इनवॉइस, और टैक्स इनवॉइस कब इशू करेगा फ्रेंड्स, ये बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरर नहीं है, नॉर्मल पर्सन में फॉल करेगा। नॉर्मल पर्सन कब तक करेगा, 30 डेज के अंदर मैक्सिमम कर सकता है, ठीक है। तो वो 5 अक्टूबर को भी कर सकता है, जिस दिन सर्विस हुआ उससे पहले भी कर सकता है, या फिर उससे मैक्सिमम 30 डेज के अंदर कर सकता है, ठीक है। तो 5 अक्टूबर को गया है, 5 अक्टूबर से अगर आप 30 डेज काउंट करोगे तो कितना होगा, 4 नवंबर, ठीक है। सो कात्यायनी सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड नीड्स टू इश्यू ए टैक्स इनवॉइस विद इन 30 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट इज ऑन और बिफोर 4 नवंबर, ठीक है। उसको ऑन और बिफोर 4 नवंबर में उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, किसको, कात्यायनी सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड को। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़, समझ में आया। 31(2) कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 31 सबसेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कैसे होगा देखिए, वेयर
ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में ही पता चल गया है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका सप्लायर एंड रिसिपेंट के बीच में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि मंथ का जो एंड होगा 30th होगा, ठीक है, वही आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होगा, तो वही डेट को आपको इशू करना पड़ेगा, उससे पहले या फिर दैट इज द लास्ट डेट। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट हुआ उससे या फिर उससे पहले। ठीक है, फिर क्या बोला, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो ड्यू डेट है वो कॉन्ट्रैक्ट से हमें पता नहीं चल रहा है, तब क्या होगा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है, तब क्या होगा, बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। जब आपका सप्लायर ऑफ सर्विस पेमेंट रिसीव करेगा तब उसको हम ड्यू डेट, लास्ट डेट ऑफ जो टैक्स इनवॉइस है वो मानेंगे। ठीक है, अगर आपका देखो दो चीज है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ड्यू डेट मेंशन है कि पेमेंट कब होगा, ठीक है, तो वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लास्ट डेट हो जाएगा। ऑन और बिफोर दैट डेट आप कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ठीक है, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर एसर्टेनेबल नहीं है तो फिर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट, जब सप्लायर पेमेंट रिसीव करेगा उससे या फिर उससे पहले आप कभी भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, व्हेन द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट रिलेटेड पेमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि 5th फ्लोर है, ठीक है, और मैंने कहा एक एक फ्लोर के बाद आप मुझे पेमेंट कर देना, एक फ्लोर कंप्लीट हुआ पेमेंट कर देना, दूसरा फ्लोर कंप्लीट हुआ पेमेंट कर देना। तो क्या इवेंट रिलेटेड है, ठीक है, इवेंट लिंक्ड है। या फिर मैंने कहा एक ही फ्लोर बन रहा है तो पहले दीवार उठने दो, उसके बाद पेमेंट करना, फिर जब छत गिर जाएगा, रूफ हो जाएगा, तब पेमेंट करना। तो क्या इवेंट बेस्ड पेमेंट है, ठीक है, पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। उस केस पे क्या होगा, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट हुआ उससे या फिर उससे पहले कभी भी आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियर हो गया। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेम ही है, बट सर्विस केस में क्या, कंटिन्यूस 3 मंथ का सप्लाई होगा तभी हम उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे और एक है स्पेशल सर्विस, दैट इज 31(6), वो देखो। देखिए, when supply of service ceases before its completion, where supply of service ceases before its completion, मतलब कि जैसे कि सीजेस मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 5 फ्लोर बना के दूंगी, लेकिन 2 फ्लोर के बाद मैंने कहा मैं और नहीं कर सकती, तो 5 फ्लोर में कंप्लीट होता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया, 2 फ्लोर में ही रख दिया, ठीक है, उसके इस पे टैक्स इनवॉइस का इशू होगा। In a case where the supply of service ceases under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before the cessation। ठीक है, तो जिस दिन आपका सीज हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसी दिन आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, या फिर उससे पहले आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई मेड फॉर सच बिफोर सच सेशन, मतलब कि जब आप जितना अमाउंट का किए हो आप, ठीक है, 2 फ्लोर किए हो तो उतना अमाउंट का आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। 31 सेक्शन में क्या बोला, आपको टाइम लिमिट दिया गया है टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए। ठीक है, 31(1) से लेके 31(7) तक। 31(1) में 2 क्लॉज दिया है, ए एंड बी, जो कि गुड्स के बारे में बताता है। ठीक है, 31(2) में दिया आपको सर्विसेज के बारे में। ठीक है, 3 के बारे में कल हम पढ़ेंगे कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, 4 बोला कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, 5 बोला कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, 6 बोला स्पेशल सर्विसेज, जो कि सीज हो जाता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, एंड 7 बोला गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, 7 चीज क्लियर हुआ। इसको आप लोग जाइए, मोस्टली थियोरेटिकल बेसिस है, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है इसीलिए मैं करवा नहीं पा रही हूँ, बट आप लोग घर जाइए, घर में आराम से पढ़िए ये सब चीज़। ठीक है, गूगल से कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन में कुछ देख लीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।